कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 90 डेज क्रैश कोर्स के तहत आज आपकी जो अगली क्लास है वो क्लास नंबर 17 संभवतः होगी। ठीक है, डे 17 आपका आज चलेगा। और याद रखना बच्चों, जब तक आपकी 90 क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती आपको पूर्ण थ्योरी का परिचय देना होगा। ये मत समझना कि काश उत्तराखंड ज़्यादा आ जाए, हिंदी ज़्यादा आ जाए, करंट अफेयर भी आ जाए ना सर, थोड़ा रीजनिंग भी करा दीजिए। सब चीज़ कराऊंगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि, विवेक, शरीर जितना भी आपके पास सब जो भी है उसको थोड़ा सा धैर्य को परिचित कराइए कि हाँ, अगर हम संयम रखेंगे, कुछ नहीं, आज से 10, 15, 20 दिनों के बाद जब सर जीएस वगैरह का पोर्शन हिंदी का कंप्लीट करेंगे तो सर के पास नंबर ऑफ थिंग्स जो रहेंगी, यानी पढ़ाने की जो चीज़ें रहेंगी वो आपके अदर चीज़ें जाएंगी, आपके लिए जो बहुत आसान पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आज मैंने कम्युनिटी टैब में अपने सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0, देखो बहुत से बच्चे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 जिसमें लगभग 18,500 छात्र जुड़ चुके हैं, उसमें नहीं जुड़े हैं। उसमें मैं आपको आज से रेगुलर, आज मतलब संडे से रेगुलरली अब क्लासेस दूंगा, क्योंकि पिछले 2 से ढाई हफ्ते से उसमें क्लासेस नहीं आई है। शेड्यूल ऐसा हो गया था, गर्मी इतनी हो रही थी तो मन नहीं करता था, लेकिन अब मैं उसकी रूटीन में आ गया हूं। तो आज से प्रॉपरली उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की क्लास मिलती है। सब जानते हैं 15-16 मिनट की, और फैक्ट मिलते हैं, यानी जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी सिलेबस के। पहले दिन काम दे दूंगा, ये तैयार किए रहना, तो वहां आपकी जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वहां उसके बाद जीएस के बाद हिंदी स्ट्रांग करा दूंगा, और जितना भी टाइम मिलेगा, उत्तराखंड तो खैर पहुंच नहीं पाऊंगा जहां तक मैं लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो जीएस का है सिलेबस का एक एक टॉपिक उसका कंप्लीट करके मैं आपको एग्जाम में भेजूंगा। तो 15-16 मिनट उस क्लास में, 30-35 मिनट यहाँ, 24 घंटे में से अगर आप 50 मिनट मेरे साथ बिताएंगे, आप अपनी जिंदगी में तो परिवर्तन पाएंगे ही पाएंगे। अपने व्यवहार में, अपने जो ज्ञान में, हर चीज़ में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा नौकरी के लिए। ठीक है, अभी नहीं तो 4-5 महीने बाद तब भी लगेगी जरूर। ठीक है। एक टॉपिक दिया है जनसंचार वाला, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने डे 16 में कराए थे, डे 17 में देखे। ठीक है। भारत का प्रथम पत्र लिखो, भारत का प्रथम समाचार पत्र, क्योंकि जनसंचार का है। ठीक है, समाचार, भारत का प्रथम समाचार पत्र लिखो बंगाल गजेट। गजेट क्या लिखोगे? बंगाल गजेट। क्या है भारत का प्रथम समाचार पत्र? बंगाल गजेट। ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका संचार वाला चैप्टर है। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लेगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट किसके द्वारा निकाला गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा निकाला गया था 1780 में। ठीक है। टॉपिक कौन सा है? जनसंचार वाला। ठीक है। दूसरा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, यानी भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी पत्र लिखना। भारत का प्रथम हिंदी पत्र होगा उदंत मार्तंड, यानी उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड ये था, और ये निकाला था 1826 ईस्वी में। किसके द्वारा? जुगल किशोर पंत के द्वारा। ठीक है। इसका संपादन किया था, इसका प्रथम संपादक है, इसका संपादन किसने किया था? जुगल किशोर पंत के द्वारा। जुगल किशोर पंत के द्वारा इसका कराया गया था। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया रेडियो, आपने सुना होगा, ये कब अस्तित्व में आया? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये आया था बच्चों 1936 में। ये सब का सब आपका किस में है? जनसंचार वाले टॉपिक के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो, एफएम नाम सुना होगा ना आपने, रेडियो में एक एफएम आता था, पहले आता है मतलब वो सुना होगा। ये कब अस्तित्व में आया था? 1993 में, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम अस्तित्व में आया 1993 में, 1993 में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कब अस्तित्व में आया? 1993 में। नेक्स्ट, रेडियो किस प्रकार के जनसंचार का माध्यम है? तो ये ध्वनि माध्यम है। ठीक है, इसमें सिर्फ ध्वनि जाती है, इसमें कोई आपको विजिबिलिटी, यानी रेडियो में मतलब आपको वो नहीं दिखाई जाता चित्र, ध्वनि माध्यम है। ठीक है, रेडियो कैसा जनसंचार है? ध्वनि माध्यम का अपने आप में एग्जाम्पल है। इसके अलावा टेलीविजन जो है दृश्य के साथ साथ अपने आप में क्या है? ध्वनि, यानी इसमें आप दृश्य भी देख सकते हैं और इसमें ध्वनि। ये सब किस चैप्टर से क्वेश्चन है आपके? जो जनसंचार वाला चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? सबसे पहले लिखो,
अब आप कहोगे सर एक चीज़ तो बताओ। मैंने कहा क्या क्या पढ़ा रहे हो ये? मैंने कहा जनसंचार। बोला ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं हिंदी में? हिंदी है वो तो आयोग है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। फिर ये कहोगे सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर पेपर तो पढ़ रहे हैं निकल ही नहीं रहा, कभी कुछ पूछ दे रहा कभी कुछ पूछ दे रहा, तो हो सकता है इस बार यही कुछ पूछे, तो पढ़ लो जब टॉपिक दिया है तो। लिखो भारत में टीवी शुरुआत, टीवी वाला है ये वाला मत समझना, टीबी नहीं लिखा है, टीवी लिखा है, टेलीविज़न, टीवी की शुरुआत। देखो सबसे पहले यहाँ पर यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चलाया था, वो चलाया गया था 1959 में, 15 मतलब जो उसकी डेट थी 15 सितंबर में, तब से सबसे पहले माना जाता है। इसमें एक कार्यक्रम चलाया गया था शिक्षा व सामुदायिक विकास के लिए, ठीक है। 1959 में ब्रैकेट में यूनेस्को द्वारा लिखो, यूनेस्को ब्रैकेट में लिख देना, यूनेस्को के कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, ऐसा लिखना। यूनेस्को का एक कार्यक्रम जो कि शिक्षा से संबंधित था, वो चीज़ इसमें शुरू की गई थी। लेकिन भारत में विधिवत रूप से टेलीविज़न की शुरुआत, भारत में विधिवत यानी जो रेगुलरली चला, ये तो खाली एक डेमो था, विधिवत शुरुआत ये हुई थी बच्चों अपने आप में 15 अगस्त 1965। सर क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा जनसंचार। तब चुप हुआ वो लड़का, ठीक है, नहीं तो परेशान हो गया था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं हिंदी के अंदर। मैंने कहा जनसंचार, तब जाके उसकी आत्मा को थोड़ी सी तृप्ति मिली। अगला क्वेश्चन लिखो, टेलीविजन सेवा को दूरदर्शन नाम कब से दिया गया था? यानी पहले क्या था, दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ही हुआ करते थे, फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन को सेपरेट करके टेलीविजन को दूरदर्शन नाम दिया गया था 1 अप्रैल 1976 से, ठीक है। तो लिखो टेलीविजन को दूरदर्शन नाम दिया गया था 1 अप्रैल 1976 से, और इसी के ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है दूरदर्शन व आकाशवाणी, दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया था, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो इसको आकाशवाणी से अलग, समझ जाओगे आप, आकाशवाणी से अलग कर दिया गया था, ठीक है, आकाशवाणी से अलग। जैसे भी क्वेश्चन पूछे इसके इतिहास से। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत की पहली मूक फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। भारत की पहली मूक फिल्म मतलब जो सिर्फ आवाज नहीं होगी, हाव भाव इशारों से जो चलेगी उसको बोलते हैं मूक फिल्म, और वो भारत की पहली मूक फिल्म थी, क्योंकि जनसंचार एक टॉपिक दिया हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। लिखो भारत की पहली मूक फिल्म थी बच्चों राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये निकली थी 1913 में। दादा साहब फाल्के, जिसके नाम पे आज आपको क्या मिलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उन्हीं के द्वारा, इसको ब्रैकेट में लिखो, दादा साहब फाल्के के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, निर्देशन। पहली बोलती फिल्म लिखो, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ठीक है, भारत की। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा जनसंचार, तब जाके चुप हुआ, आलम आरा। वरना होता क्या है कि आत्माएं ऐसी होती है, इनको बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि यार क्या होगा। आलम आरा 1931 में, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, भारत में जो रेडियो का एक प्रकार से जो रेडियो का आविष्कार किया था, भारत में नहीं टोटली लिख लो, जनसंचार के तहत रेडियो का आविष्कार 1895 में, रेडियो का आविष्कार। सर क्या पढ़ा रहे हो? जनसंचार। सब जाके चुप हुआ, 1895 में, ठीक है। ये उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जी मार्कोनी जो कि इटली का था, उसने इसका आविष्कार किया था। जी मार्कोनी कहाँ का था बच्चों? ये इटली का था, इटालियन था, ठीक है, उसने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन लिखना है, विश्व में टेलीविजन का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? विश्व में टेलीविजन का कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था कब से? 1927 में, ब्रैकेट में अमेरिका लिख देना, ठीक है, अमेरिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला लिखो, सिनेमा का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में। सिनेमा का आविष्कार 1883 में एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन लिख देना आप लोग, पूरा फुल फॉर्म इसका नाम, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में सिनेमा का किया गया था आविष्कार, और सब के सब आधुनिक जनसंचार के क्या हैं, माध्यम है, ठीक है। अब आता है इसके अलावा, सर एक चीज़ करो, मैंने कहा क्या, सलाह भी देता हूँ मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सलाह नहीं लेता हूँ, मुझे इतना भी जो है मतलब, अब कई बच्चों को लगता होगा ना यार अपनी चलाई रहता है, ये है वो, मैं अपनी क्यों चलाऊंगा बताओ, आपका ही तो हित होगा, पढ़ोगे नौकरी लगेगी तो आपका ही हित होना है, मेरा क्या हित हो रहा है बताइए। पढ़ लोगे, लिख लोगे, बनोगे नवाब, बचपन में कहते थे,
पहाड़ा पूछा सोलदुनी 8 कहोगे उसके बाद, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ टाइम पे इसको पढ़ लेना है, टाइम पे चीज़ों को सीख लेना है। सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा एनसीईआरटी में उससे बाहर। एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं कि एनसीईआरटी आपके कहाँ से क्वेश्चन उठाए आयोग वाला, तो एनसीईआरटी तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। अगला लिखो, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास होता है, ठीक है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होगा? अभ्यास होगा। अब कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। लिखो, हंसी खेल होना। कुछ मुहावरे, अब ऐसा करना ना, जैसे 2-2 4-4 मुहावरे डेली पढ़ेंगे, 2-2 4-4 विलोम शब्द भी डेली करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। या मैं इसको लिखता हूँ, लिखूँ इससे बेकार है, मुहावरे खुद ही आप लिख लो, लिखने से खाली समय निकलेगा आपका भी मेरा भी। लिखो, पहला मुहावरा लिखो, हंसी खेल होना। हंसी खेल होना, इसका अर्थ होता है बच्चों छोटी मोटी बात, यानी ऐसा नहीं जैसे पढ़ाना इतना हंसी खेल नहीं है, यानी पढ़ाना इतना हंसी खेल होना नहीं है या नहीं है, अर्थात छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। पहला। दूसरा लिखना है आपको, घुड़कियां खाना। घुड़कियां खाना होता है ये घुड़कियां, ऐसे लिखो, घुड़कियां खाना, ठीक है। घुड़कियां खाने मुहावरे का अर्थ होता है डांट ढपट खाना, यानी डांट खाना एक बार, ठीक है। गलत काम करने पर उसने घुड़कियां खाई, यानी डांट खाई, एक प्रकार की घुड़कियां खाना मतलब डांट खाना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। अभी मैं बताऊंगा मुहावरे और लोकोक्ति कैसे एग्जाम में सही किए जाते हैं, उसका भी ट्रिक, यानी एग्जाम में सही करना तो अलग बात है, कैसे घर पे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी में आना। अगला लिखना है ठंडा पानी। ठंडा पानी क्या लिखोगे? ढीला पड़ना। ठंडा पानी, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है ढीला पड़ना। क्या होता है बच्चों? ढीला पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, ठीक है। आज हमारे सर की क्लास आने में हमने बाट जोही, यानी प्रतीक्षा करी, यानी क्लास कब आई हम बाट जोहते रह गए, यानी क्लास कब आएगी हम बाट जोहते रह गए। बाट जोहना का अर्थ होता है मुहावरे का प्रतीक्षा करना, ठीक है। बाट जोहने का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इसके आप बताता हूँ मुहावरे कैसे तैयार करने। अगला लिखना तराजू पर तोलना, उचित अनुचित का निर्णय करना। अगर आप किसी चीज को तराजू पे तोलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या उचित है क्या अनुचित है, ठीक है। तो लिखो तराजू पर तोलना, उचित अनुचित का निर्णय करना। इसके बाद अंतिम लिखो त्योरियां चढ़ाना। ये बहुत कम बच्चों को आएगा। त्योरियां चढ़ाना। त्योरियां चढ़ाने का अर्थ क्या होता है अपने आप में? गुस्से में आना। क्या लिखोगे? गुस्से में आना। गुस्से में आना। अब देखो मैं आपको बताता हूं मुहावरे और लोकोक्ति की ट्रिक, ठीक है, कैसे मतलब आपको तैयार करना है ये, क्योंकि ना ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, वास्तविक ये है। वास्तविक अर्थ इसका ये है कि ये चीज़ें ना बच्चों पढ़ाने वाली नहीं होती, क्योंकि अगर हम कितने भी मुहावरे लिख लें वो अनगिनत हैं। अब कहाँ से बताओ हर एक मुहावरा कोई बोर्ड पे आपको लिखा के पढ़ाएगा? देखो क्या करना है आपको, कोई किताब तो होगी ना, कोई तो किताब रखी होगी हिंदी में जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति टॉपिक दिया होगा। है? अरे हाँ तो बोल। अब हंस रहा है। हाँ बोल। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे को सुनाई दिया। तो जो तुम्हारे पास लोकोक्ति या मुहावरे जिस भी किताब से आप लोग तैयार करते हो वो होगा, ठीक है। उसमें पीछे से लिखा रहता है कि ये यहाँ आया, ये इस एग्जाम में आया, ये एसएससी इतने में, ये यूपीएससी इतने में, यूकेपीएससी इतने में, यूके ट्रिपल एस इतने में पूछा गया। वो सब के सब तैयार करने हैं, वो सब के सब क्या करने हैं? तैयार करने हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। जब आप मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ोगे, अगर आपने पेन से उसको रंगीन नहीं किया, कई लोग तो क्या करते हैं ना 4-4 पेन लगा के बैठते हैं, पर लोग पूरी किताब रंगीन बना देंगे, कलर्ड, मार्कर अलग होगा, हाइलाइटर अलग होगा, काली पेन अलग होगी, पेंसिल अलग होगी, मतलब वो किताब जैसी तो लगती ही नहीं है कहीं से कहीं भी। आप लोग एक काम करना, जब आप उसकी रीडिंग करोगे, आप जैसे पढ़ना शुरू किया मुहावरों को, ठीक है, आप क्या करना, मुहावरे के अर्थ को ऐसे हाइट कर देना। इसका जैसे कोई लिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, त्योरियां चढ़ाना, आप जब पढ़ने लगोगे इसको हाइट कर देना या कोई कॉपी रख देना। आप ये देखना कि आप बिना इसको पढ़े कितने आपको आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, बिना आपको पढ़े कितने आपको आ रहे हैं, क्योंकि मुहावरे वगैरह ये चीजें है ना, ये बचपन का गुण है। ये मुहावरे में भी है, ये विलोम में भी है, समझ में रखना। ये मुहावरे, लोकोक्ति और विलोम दोनों जगह ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। आप पेन से कॉपी से ढक के उसको देखना कि आपको कितने आ रहे हैं, ठीक।
जब आपको लगा, जैसे आपने 10 स्टडी की, 10 में आपको लगा कि यार 7वां वाला मुझे नहीं आता, उसमें एक बिंदु लगा देना ऐसे पॉइंट। आपको 9वां नहीं आया, आपने पॉइंट लगा दिया। आपको 13वां नहीं आया, आपने पॉइंट लगा दिया। जब आपके 400 200 250 जितने भी मुहावरे या जितने भी विलोम हैं, आप जब इसको पूरे को टिक लगाओगे तो आपके बचेंगे कितने, लगभग 100 मुहावरे और लोकोक्ति ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी या जो आपने नहीं सुनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे से सिर्फ आप इनकी स्टडी करना। ये आपका समय भी बचाएगा, ये आपकी एक बेहतरीन ट्रिक भी होगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि सर ने कहा, हमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। आयोग भी क्या करेगा, पेपर देने जाओगे उस दरवाजे से एंट्री कराएगा, बाहर के लिए एग्जिट करवा देगा, हवा नहीं चलेगी कहाँ से हमारा जो है सिलेक्शन रुक रहा है। तो मैंने आपसे पहले कहा, ये अपठित चीज़ें हैं, पढ़ने वाली नहीं होती, ये आपको खुद कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद घर पे तैयार करना होता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस प्रकार के, और हर चीज़ में ऐसे ही करना। चाहो तो, ध्यान से सुनना, चाहो तो इन 100 मुहावरों को कहीं पे नोट कर लेना, चाहो तो, जरूरी नहीं है, वरना किताब में ये पॉइंट लगा के अगले दिन डायरेक्ट सिर्फ इस पे नजर जानी चाहिए कि हाँ मुझे ये नहीं आते थे। 4-5 दिन देखोगे, पूरी किताब के मुहावरे छाट लोगे, और उन मुहावरों को बिल्कुल मत छोड़ना जो प्रीवियस एग्जाम में आपके आए होंगे। यानी जो चीज़ें आपके पहले के एग्जाम में आई हुई हैं उनको बिल्कुल भी आपने नहीं स्किप करना है। ये आपको ध्यान में क्या करना होगा, रखना होगा, ठीक है। मुहावरे के लिए भी होगा, विलोम के लिए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों थोड़ा सा जीएस वाले सेक्शन की ओर, कि हमारा जीएस वाला सेक्शन क्या हो रहा है, वो कैसे कर रहा है। जीएस वाले सेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर आता है बच्चों आपका जीएस के सेक्शन का। जीएस को कैसे देखना है, क्या करना है, इसमें देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लें। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बना सकता है, पहला लिखो, अवशिष्ट विषय पर कानून। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। कौन सी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार इस पे अवशिष्ट विषय पे क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। ध्यान रखना और इसको हाईलाइट कर दो। अब देख लो क्वेश्चन क्या आता है, अवशिष्ट पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार, या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे क्वेश्चन आता है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं वो आपको बताता हूं, लिखो। भारत में, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य की सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है, सूची का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 246 में। आर्टिकल 246 में केंद्र और राज्य की भी सूची का वर्णन है। यानी इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है बच्चों ना, कि कौन से विषय पर कानून कौन बनाएगा, चाहे भूमि पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी, राज्य या केंद्र, पुलिस के संबंध में कानून कौन बनाएगी, वाणिज्य व व्यापार के संबंध में कानून कौन बनाएगी, बैंक के क्षेत्र में कौन कानून बनाएगी। तो ये सारा का सारा वर्णन आर्टिकल 246 में किया गया है। और इसके तहत आप याद रखना, दूसरी जो अनुसूची है, यहीं पे अनुसूची भी लिख लो, अनुसूची जो है वो 7th है। यानी अगर पूछता है केंद्र और राज्य की बीच सूची का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया, तो 7वीं, और आर्टिकल पूछता है तो 246। इस 7वीं अनुसूची में बच्चों 3 अनुसूचियां हैं, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। 3 प्रकार की सूचियों का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, कभी भी आएगा, केंद्र बनाएगा। क्या बनाओगे, केंद्र। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती में कौन बनाएगा, केंद्र प्लस राज्य, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि समवर्ती विषय पे कानून कौन बना सकता है, तब आपका आंसर होगा केंद्र और राज्य। राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है, तब आपका आंसर होगा राज्य सरकार। और जबकि संघ सूची पे कानून कौन बना सकता है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर होगा केंद्र सरकार। तो 3 के 3 सूचियों के बारे में। अब देखिए, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कई ऐसे विषय होते हैं जिसका वर्णन इन तीनों ही अनुसूचियों में नहीं है। तब क्या करोगे, आपने संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, आपने केंद्र से कहा चलो विदेश व्यापार के बारे में केंद्र सरकार, भारत सरकार कानून बनाएगी, बंदरगाह के बारे में भारत सरकार बनाएगी, बैंक के बारे में भारत सरकार बनाएगी, मुद्रा के बारे में भारत सरकार बनाएगी, कृषि के बारे में राज्य बनाएगा, पुलिस के बारे में राज्य बनाएगा, स्थानीय स्वशासन के बारे में राज्य बनाएगा। कुछ ऐसे होंगे समवर्ती, जैसे शिक्षा पे समवर्ती दोनों बनाएंगे, वन पे दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन उठ गया, बीच में किसी ने कह दिया सर एक चीज बताओ, हाँ हमने कहा हाँ भाई बता, क्या बताना है तेरे को। कुछ ऐसी चीजें भी होती होंगी जिस पर कि दोनों में से कोई कानून न बना पाता हो, इसका वर्णन ही नहीं है, वो कौन उस पर कानून आएगा, उस समय जो होता है अवशिष्ट शक्तियां सामने आती। देखिए तो अब बताइए आप क्या करोगे, तुरंत घर जाके क्या घर में तो हो, अभी के अभी ये देखना वर्तमान में कितने विषय हैं, 97 या कुछ ऐसे होंगे।
वर्तमान में इस पे कितने विषय हैं? लगभग 97-98 में होंगे ऐसे सब्जेक्ट जो संघ सूची पे कानून बना सकते हैं। राज्य सूची पे वर्तमान में कितने विषय होंगे? ऐसे होंगे इसमें लगभग 47-51 के आसपास। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 62-63 के आसपास होंगे, क्योंकि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं ये आप लोग देख लेना, ये आपका काम होगा। तो इसी के तहत मैंने एक क्वेश्चन लिखा रखा है, अवशिष्ट पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ध्यान रखना, अवशिष्ट का मतलब जिसका वर्णन इन सूची में है ही नहीं कि कानून कौन बनाएगा, जैसे साइबर कानून। क्वेश्चन आ गया, साइबर कानून पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र होगा, वो अवशिष्ट के अंदर आएगा। या क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा एक विषय अवशिष्ट के अंदर आएगा, लाइक साइबर कानून। अब देखना, इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होंगे, इसका वर्णन ही नहीं है कहीं, तो ऐसा सब्जेक्ट जिसका कहीं वर्णन नहीं होगा उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो तुरंत मेरे होशियार बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, जिगर के टुकड़ों, मेरी जान, कनाडा से उसमें आंसर करके आना, कतई गलत मत करके आना। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो कहीं से देख रहे हों, आप उत्तरकाशी के नौगांव से देखें, आप चमोली के जोशीमठ से देखें, माणा से देखें, आप अल्मोड़ा के सल्ट के किसी दुर्गम गाँव से देखें, आप पिथौरागढ़ के धारचूला के बुंगा साइड से कहीं से भी देखें, बुंगाचीना वगैरह, या आप बागेश्वर से कहीं भी, पिंडारी ग्लेशियर, कपकोट से कहीं से भी क्लास पढ़ रहे हो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से कहीं से पढ़ रहे हो, नैनीताल से कहीं से पढ़ रहे हो, मैदानी जिलों में देहरादून के त्योणी से पढ़िए, आप डाक पत्थर से पढ़िए, कालसी से पढ़िए, हरिद्वार से पढ़िए, उधम सिंह नगर से पढ़िए, चंपावत से पढ़िए, या फिर आप जितने भी 13 के 13 जिले कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आप अगर मेहनत करोगे तो आपका चयन 100% होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और इतना दिल से कह रहा हूं, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा। यानी ऐसा नहीं कि आपको बता दिया हवा वाली चीज़ और कहा नहीं यार इसको कौन पढ़ाएगा, खाली मेरे से भी ज़्यादा इसको आ जाएगा या ये भी सीख जाएगा, ये नहीं। उद्देश्य है चीज़ों की पर्याप्त मात्रा, चीज़ों की क्वालिटी आपको मिले, आप भी एग्जाम में फाइट कर सकें, आप भी लड़ सकें, आपको भी गर्व हो, आपके माता पिता को भी गर्व हो, आपको भी लगे कि हाँ आप लाइफ में फाइट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, आपका जन्म फाइट करने के लिए हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है, आपका भी भविष्य अच्छा हो, इसी के लिए मैं प्रयासरत हूं। तो ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियां कहां पर आती हैं? कनाडा से ली गई हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये पेपर में आता है बच्चों, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों मजाक करूंगा यार? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मजाक कर रहा बंदा? नहीं कर रहा है। तो उसने कहा, एग्जामिनर बहुत चालाक था, उसने आज की वीडियो देख रखी है, उसको पता है कि इसने पढ़ा रखा है, बहुत चालाकी से उसने अभी क्वेश्चन बना दिया। और आप कहोगे सर बताओ तो क्या बना रखा है? उसने कहा अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? 248। आंख बंद करके उसने क्या किया ना, उतना ही पढ़ा, क्योंकि मैंने मिटा दिया, उसने स्किप कर दी वीडियो। अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 248 में। बस यहां पर उसने क्वेश्चन पकड़ लिया, ठीक है। उसको पता नहीं, उसने, क्योंकि मैंने मिटाया, उसने कहा अवशिष्ट शक्तियां खत्म होगी, मैंने मिटाया। मैंने भी चालाकी की, मुझे पता था वो आज वीडियो देख रहा है। अवशिष्ट शक्तियां आपकी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 248। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। लिखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया कहा गया, ना कि इंडिया अथवा भारत। एक बार क्या हुआ, आज से 2012-13 का एक पेपर देखा था मैंने, एमपी पीसीएस का, यानी मध्य प्रदेश पीएससी ने उसको एग्जाम करवाया था, पीसीएस ने। उसने एक क्वेश्चन क्या पूछा था, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 1 था भारत, ऑप्शन 2 था इंडिया, ऑप्शन 3 था हिंदुस्तान, ऑप्शन 4 था उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 चौथा ऑप्शन था। तो सुनो, भारत के संविधान में भारत के लिए 2 शब्द यूज हुए हैं, एक कहा गया है भारत और उसी को इंग्लिश में कहा गया इंडिया, हिंदुस्तान शब्द यूज नहीं हुआ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल नंबर 1 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, भारत में संघ के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी जो संघ है ना, इसको क्या कहा गया है? यूनियन कहा गया। लिखो, भारत में संघ के लिए प्रयुक्त शब्द, भारत में संघ हेतु प्रयुक्त शब्द जो है क्या है? यूनियन है। यानी इसको क्या कहा गया? यूनियन कहा गया। आपको ये क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है, राष्ट्रपति 3 के 3 आपको पता है आपात, मैंने बहुत बार बता दिया, राष्ट्रीय आपात, ये 3 के 3 के अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल। दूसरा, राष्ट्रपति शासन,
ये आता है 356, तीसरा आता है वित्तीय आपात, ये आता है 360। ये 3 के 3 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। अब देखना, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला, ठीक है। तो लिखो, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम कितने वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष, ठीक है। अधिकतम कितने वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष हेतु राष्ट्रपति शासन को अधिकतम क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। बाकी ये जो आपातकाल है ना, ये मैंने एक प्रॉपरली, मैं आपसे दिल से यानी पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग बुरा मत मानना, गलत मत समझना। ये जो चैप्टर है, ये आपात वाला, मैंने प्लेलिस्ट में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इसी चैनल के, उसमें लगभग 22-23 मिनट की एक आपातकाल पे वीडियो बनाई है। मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन छात्रों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है वो देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी तो यहाँ पे इतना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा कहती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्यों कहती है मेरी आत्मा। और यहीं पर एक क्वेश्चन भी यूज है, भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया, लिखो, भारतीय संविधान में एकमात्र जगह, भारतीय संविधान में एकमात्र जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, भारतीय संविधान में एकमात्र जगह मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस जगह किया गया है, आर्टिकल 352 में, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ध्यान रखना, जो ये राष्ट्रीय आपात लगता है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति लगा सकता है, वहीं पर मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो मेरा पर्सनली, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, जिन छात्रों ने ये राष्ट्रीय आपात वाली या राष्ट्रपति आपात शासन या वित्तीय आपात वाली क्लास नहीं देखी है, मैं पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो वीडियो 20-22 मिनट की, उसको देख लीजिए। मेरी एक बहुत दिल से इच्छा है कि आप उस टॉपिक को सही से करके जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, संविधान में जो विषयों का वर्णन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तीनों से। हाँ, लिखो, केंद्र व राज्य सरकार की कार्य क्षेत्र से संबंधित विवाद का निपटारा कौन कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी कि देखो, 3 आपकी क्या है, अनुसूचियां हैं, बाई चांस उनके बीच पंगा हो गया, किसके बीच, केंद्र और राज्य। सपोज आपका उत्तर प्रदेश लड़ गया भारत सरकार से, अभी तो नहीं लड़ गया क्योंकि अभी सेम पार्टी की सरकार है। कभी कभी होता क्या था, जब केंद्र में अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार होती थी, बहुत बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती दोनों सरकारों के बीच कि हमारा ये मामला है, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर विपक्षी दल यानी एक पक्ष से उधर उधर होगा तो थोड़ा बहुत टकराहट होना स्वाभाविक है, ठीक है। और ये जो स्वाभाविक है, इसी के निपटान के लिए, इसी के निराकरण के लिए हमारे वहाँ एक न्याय की व्यवस्था करता है हमारा संविधान, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो न्यायिक व्यवस्था देखता है, ठीक है। तो लिखो, केंद्र और राज्य सरकार की कार्यक्षेत्र संबंधी विवाद किस आर्टिकल में है या कौन उसका निपटारा करता है, केंद्र राज्य के कार्य संबंधी विवाद, विवाद, ठीक है। ये है बच्चों आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निराकरण, यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो ये तय करेगा, जैसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच पंगा हो गया किसी कार्य को मुद्दे को लेकर, ठीक है, तो उनका निपटारा जो है इसकी सुप्रीम कोर्ट की हमारी प्राथमिकी जो है, यानी जो उसके प्राइमरी जो सेक्टर है उसके अंदर अपने आप में आता है, ठीक है। अगला लिखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 171 के तहत किन राज्यों हेतु विशेष प्रावधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अनुच्छेद 171 के तहत आर्टिकल 371 में किन राज्यों हेतु विशेष प्रावधान है, ठीक है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 371 में किन राज्यों हेतु विशेष प्रावधान है, इनके नाम आपको बाई जुबान याद होनी चाहिए। असम, सब नॉर्थ ईस्ट के होंगे, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनके सांस्कृतिक मामले, यानी जो इनकी, क्योंकि इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनकी संस्कृति, क्योंकि नॉर्दर्न ईस्ट के स्टेट है, जनजाति बहुल राज्य हैं, तो यहाँ पर कुछ इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनसे संबंधित ये है। आपको इसके ब्रैकेट में लिखना है मेघालय व त्रिपुरा नहीं, तो आप ऐसे याद रखना जो है नहीं वहां पर, मेघालय व त्रिपुरा नहीं, ठीक है, आपको ये याद रखना है मेघालय व त्रिपुरा नहीं। तो आपको एक बार ये चीज आपको याद रखना है कि ये आपके ये नहीं है, बाकी ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए।
तो अनुच्छेद 371 के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं ये, इनके बारे में आपको देखना है कि कौन सा नहीं है, ये नहीं है, बाकी आपको क्योंकि ये 7 सिस्टर कहलाती हैं ये नॉर्थ ईस्ट के जो है नॉर्दर्न ईस्ट के, तो इनके बारे में क्योंकि इनका इतिहास, इनकी संस्कृति है, तो कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अब ये नहीं कि सर प्रावधान पढ़ाओ, वो डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है, बट वो 90 डेज की क्लास में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इतना डेप्थ, इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो 90 डेज के क्रैश कोर्स का मतलब ही क्या है। मैं आपसे वादा करता हूँ जिन बच्चों को मुझसे डीप क्लास पढ़नी है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना है आपका, जितने सब्जेक्ट लगते हों, मैं यूके ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इवन अपर पीसीएस लेवल तक की बात कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ाने के लिए मतलब सक्षम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर राइटिंग भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी तो समय नहीं है। अब कल ही अगस्त में डेट आ गई है, अब बताइए कैसे संभव है 2 महीने में आप मेन से वो क्लासेस 2 से 2.5 साल की अगर रेगुलर अगर आप तैयारी करेंगे, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की आपको डीप क्लासेस शुरू करवाई थी। अब बच्चे ऐसे है ना, मेरे साथ भी समस्या है, अब बच्चे इसमें मेजोरिटी ऐसे हो गए जिसको तत्काल नौकरी चाहिए, अब वो बेचारे कब तक डीप पढ़ेंगे, उनको एक माध्यम चाहिए कि कैसे वो सेटल हो जाए, पढ़ते रहेंगे। तो हमेशा एक वो लगते थे पॉलिटिकल साइंस में, मतलब एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम अभी मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते थे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी उपयोगितावाद एक सिद्धांत चलता है। उपयोगितावाद क्या कहता है, यूटिलाइजेशन कहते कुछ कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख देखा जाना चाहिए, यानी आपके काम करने से किससे अधिकतम लोगों को सुख मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिनको तत्काल नौकरी चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, शॉर्टकट रूट से जाना चाहते हैं, इसीलिए क्लासेस करानी पड़ती है। ठीक है, एक यहाँ पर आज ही मैं आपसे कह रहा हूँ, राज्यों के निर्माण का सन देख जाना, ये भी मैंने कराया था आपको पॉलिटी में, निर्माण वर्ष, ठीक है, कब कब हुआ था। जैसे कुछ मैं बता देता, जैसे आपको पता है गुजरात जो बना था, फेमस देखना, सब मत देखना, गुजरात राजस्थान वगैरह नहीं पूछेगा आपसे कभी, ठीक है। गुजरात 1960 आज़ादी के बाद, निर्माण वर्ष यहाँ पे लिख दो आज़ादी के बाद, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र भी 1960 में बना था, क्योंकि आपस में यही कटे थे 1960 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा आपका पंजाब और हरियाणा 1966, पंजाब 1966, इसके साथ कौन बना था, हरियाणा बना था। ऐसे हिमाचल प्रदेश लगभग 1971 के आसपास, आपको पता होगा। यहाँ पर 1972 में कुछ नॉर्दर्न ईस्ट के बने थे। सिक्किम बना था आपका, सिक्किम का तो संविधान संशोधन भी आता है, सिक्किम 1975 में, ठीक है। 1975 में सिक्किम, वहाँ नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, कोना हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सिक्किम ये कब बना था, 1975 में। इसके लिए संविधान संशोधन था 35वें से और 36वां, 35वां 36वां है, 36वें से 35वें से इसको इंक्लूड किया गया था, 36वें से इसको प्रॉपर राज्य बनाया गया था, ठीक है। सिक्किम कब बना था, 1975 में। ऐसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब देख लेना। मैं आपसे चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर ये क्वेश्चन भी आपका तैयार रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, सरकारिया आयोग का संबंध किस चीज से है। सरकारिया आयोग ना, सहकारिया नहीं करना, सरकारिया आयोग का संबंध वो है बच्चों केंद्र राज्य संबंध से, 1983 में बना था, इंपोर्टेंट है ये। सरकारिया आयोग ये बना था 1983 में। ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र राज्य संबंध लिख देना। और इसने क्या कहा था, राज्यपाल की नियुक्ति आप निष्पक्ष तरीके से कीजिए, पार्टी के आधार पर मत कीजिए। दूसरा, राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए गए थे राष्ट्रपति शासन से संबंधित, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट कुछ विषय लिख देता हूँ संघ सूची के। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है ना, इनमें से कौन सा संघ सूची का है। अभी बताया ना, संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। तो ऐसे अगर कभी आप पेपर में गए, आपको लगा कि यार ये सब्जेक्ट मैंने सुना नहीं है, किसका होगा, संघ का होगा, राज्य का होगा, मैं कैसे इसको सही करूं, इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, संघ सूची में ऐसे महत्व के विषय आएंगे ना बच्चों, तो राष्ट्रीय होंगे, नेशनल लेवल के। आपको लगेगा, आप कुछ नहीं अपने स्टेट के बारे में सोचना कि यार हमारा स्टेट इस पे कानून बना सकता है, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। अब बताओ, आपका स्टेट अंतरिक्ष से संबंधित कानून बनाएगा क्या, आपका स्टेट विदेश नीति बनाएगा क्या, आपका स्टेट बैंकिंग का करेगा क्या, आपका स्टेट बंदरगाह बनाएगा क्या। आप अपने स्टेट को ले आना उसमें तुरंत कि यार मेरा स्टेट ये कानून बना सकता है, नहीं बना सकता, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो सारे संघ सूची में होंगे, ठीक है। तो देखना, संघ सूची में प्रतिरक्षा, डिफेंस, ठीक है, पहला लिखो प्रतिरक्षा। दूसरा लिखो बैंकिंग, अब आरबीआई का है, आपका स्टेट थोड़ा बनाएगा इस पे कानून। दूसरा वायुसेना, आपको लग रहा है कि एयरपोर्ट से संबंधित कानून आपका उत्तराखंड या कोई और राज्य बनाएगा। इसके अलावा बंदरगाह, एयरपोर्ट वगैरह, अब यहाँ बंदरगाह ही नहीं तो कानून क्यों बनाएंगे राज्य सरकार ने, ठीक है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, यानी एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, परमाणुविक ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, ठीक है। इसके साथ साथ ही कुछ और आ सकता है, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, रेलवे से संबंधित संघ सूची, डाक व तार, ठीक है, मुद्रा, ये सब के सब क्या है, केंद्र सरकार के कानून है। युद्ध, शांति और विदेश मामले, युद्ध, शांति प्लस
विदेश मामले कौन बनाएगा कानून? केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है, यानी संघ सूची आदि, ऐसी बहुत से विषय हैं। तो आपको अगर पेपर में ऐसा आता है जो आपने सुना ही नहीं है तो दिमाग लगाना कि यार इसमें आखिर कानून कौन बनाएगा, क्या हमारा राज्य बना सकता है, आपको इससे आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा राज्य सूची के विषय, ठीक है, राज्य सूची में मतलब जो राज्य सरकार है। अब बताओ भूमि कहाँ है? भूमि तो राज्य सरकारों की होती है ना, तो भूमि पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। इसके अलावा पुलिस, पुलिस कहाँ होती है? केंद्र की थोड़ी ना होती है कानून। आपकी उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आ रही है, उत्तराखंड पुलिस में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। इसके अलावा आप अपने बारे में सुनना, वाणिज्य व व्यापार होता है नहीं, वाणिज्य व्यापार, उद्योग विभाग वगैरह, वाणिज्य व व्यापार, इस पे भी कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था के अंदर जिससे सार्वजनिक रूप से व्यवस्थाएं उत्पन्न हो, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, चाहे कोई स्कूल खोलना हो, हेल्थ हॉस्पिटल खोलना हो, इस चीज़ से संबंधित कुछ भी है जिससे क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए। स्थानीय स्वशासन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन, जो पंजाब पंचायती राज ना, स्वशासन, पंचायती राज वगैरह से संबंधित कानून जो होता है सब कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाती है, ठीक है, कृषि भी जोड़ देना इसमें। इसके अलावा शराब पे भी कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। आबकारी नीति बनती है ना हर किसी की, तो अपने आप में सोचना कि इससे संबंधित कानून हमारे राज्य में बने हैं या नहीं बने। तीसरा बच्चों समवर्ती होती है। समवर्ती में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो शिक्षा ही आता है। समवर्ती में पहले शिक्षा और वन, शिक्षा प्लस वन, ठीक है, ये तो है ही है, ये बाद में जोड़े गए थे। इसमें लिखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसके अलावा क्या कौन सा होता है समवर्ती में? मजदूर को भी इसके अंदर आता है, ठीक है, मजदूर वगैरह भी, क्योंकि मजदूर से अब इसमें समवर्ती में क्या होगा? केंद्र व राज्य। आपको लगता है नहीं कि शिक्षा केंद्र सरकार में भी होती है, राज्य में भी, तो दोनों कानून बनाएंगे। वन सेंटर की भी होते हैं, स्टेट की भी होते हैं, दोनों बनाएंगे कानून। इसके अलावा मजदूर सेंटर भी होते हैं, स्टेट भी होते हैं, दोनों बनाएंगे कानून, इस तरीके से, ठीक है। और साइबर कानून मैंने आपको बता दिया। और पॉलिटी का आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के होंगे। आज का टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आप मजबूत केंद्र की, चलो ये छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो, ये अगले दिन करा दूंगा, फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है क्लास। उत्तराखंड का लिखो, गोरखा से संबंधित विभिन्न कर बताता हूं आपको, ठीक है। एक टांड कर लगाते थे, टांड कर, ये लगता था बच्चों किस पर? करघू पर। करगे नहीं होते चरखे वर्के घुमाने वाले हो, जिससे कपड़ा वपड़ा कताई फताई, उस पर लगने वाला कर जो था, करघू पर टांड कर लगता था, ठीक है। एक सलामी होती थी, वो किसको देते थे? अधिकारियों को, यानी गोरखा अधिकारियों को दी जाती थी। अधिकारियों को जो भेंट होता था उसको सलामी, अधिकारियों को भेंट जो होता था उसको सलामी बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा एक शायर होता था जो कि सीमा या चुंगी होता था, यानी सीमा कर अथवा चुंगी लिख दो, यानी जो बाउंड्री पार करके आएगा एक जगह से दूसरी जगह, उसकी बाउंड्री पे जो कर दिया जाता था उसको शायर बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा एक कर होता था मिझानी कर, 5 कर लिखा रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मिझानी ये होता था बच्चों चर्मकार पे जो कर लगता था, जो चर्म वगैरह का काम करते थे ना, चर्मकार, या बाड़ई लिख दो, इसको क्या लिखोगे? बाड़ई, इस पे जो कर लगता था। और लास्ट कर आपको लिखना है सोनिया फागुन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनिया फागुन, ये लगता था बच्चों आपको 30 त्योहार यानी पर्व पर, ठीक है। कोई पर्व या उत्सव होगा उस पर जो कर लगता था, ये लगता था सोनिया फागुन, पर्व या उत्सव पे लगने वाला कर। अगला क्वेश्चन लिखो, किसके न्याय परिप्रशासन में हरिवंश ऑब्लिक अग्नि परीक्षा ऑब्लिक दिव्य परीक्षा होती थी? गोरखा। तो लिखो, ऐसे लिख दो, बाकी तो आपको पता है। हरिवंश व्यवस्था, हरिवंश व्यवस्था लिखो, गोरखा न्याय प्रशासन से संबंधित, गोरखा न्याय से संबंधित लिख दो, ठीक है, संबंधित। और इस हरिवंश के ब्रैकेट में आप लोग लिख लो अग्नि परीक्षा ऑब्लिक दिव्य परीक्षा, अग्नि परीक्षा ऑब्लिक दिव्य परीक्षा, ठीक है। इसके अलावा लिखो कैनी कौन होते थे? गोरखा शासन में कैनी राज सेवक, यानी एक प्रकार के गुलाम जिसको कहते हैं, ठीक है। राज सेवक ब्रैकेट में गुलाम लिख लो, कैनी कहलाते थे, इसको ब्रैकेट में गुलाम लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको गोरख्या उबरा, एक प्रकार का क्या था अपने आप में? कोठरी थी, जहां पर गोरखा प्रशासन के विरोध में वहां कुछ लोगों को, गोरखाओं को जिंदा जला गया था, मार दिया गया था, उसको गोरख्या उबरा नामक एक कोठरी थी। ये कहां पर है? बड़कोट में। लिखो, लिखो गोरख्या उबरा, गोरख्या उबरा नामक कोठरी, नामक कोठरी, कोठरी मतलब जेल टाइप की, ठीक है। ये कहां पर है? बड़कोट। और बड़कोट कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में, ठीक है, बड़कोट में है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको,
कौन इतिहासकार, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरा जैसा एग्जामिनर होगा आपकी आत्मा को परमात्मा में पहुंचाने के लिए इस क्वेश्चन को श्योर पेपर में डालेगा, मेरा जैसा एग्जामिनर होगा। लेकिन मेरा जैसा हो ही नहीं सकता, वो मेरा ही जैसा हो गया तो सारे मेरे छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इतिहासकार ने गोरखा शासन का प्रत्यक्षदर्शी था? कौन सा इतिहासकार गोरखा शासन का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने खुद देखा था? लिखो, गोरखा शासन का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन सा था? इसका नाम था बच्चों अपने आप में जे.बी. फ्रेजर। ठीक है, क्या लिखोगे? जे.बी. फ्रेजर गोरखा प्रशासन का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अग्रहार ऑब्लिक गूंठ भूमि क्या होती थी? अग्रहार ऑब्लिक गूंठ भूमि ये होती थी दान के रूप में। ठीक है, देवालयों को दान के रूप में, यानी धार्मिक कृत्य हेतु दान की गई भूमि लिख दो, धार्मिक कृत्य हेतु दान लिख दो, धार्मिक कृत्य हेतु दान की गई भूमि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, सदावर्त की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू होती है? गोरखा शासनकाल में, जो कि नित्य भोजन बांटना था। ठीक है, लिखो सदावर्त की व्यवस्था, लिखो गोरखा काल में, ब्रैकेट में लिखो नित्य भोजन बांटना, नित्य भोजन बांटना। ठीक है, किस काल में हुई थी? गोरखा काल में। ठीक, तो ये थी आपकी आज की क्रैश कोर्स, डे नंबर शायद कौन सा होगा? 17 होगा। 17 से संबंधित क्लास आपकी ये थी। आज ही से आपकी स्टडी विथ योगेश 2.0 पे क्लास आएगी। होपफुली चीज़ें आपके लिए लाभदायक, चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो रही होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।